देखिए हम कहाँ थे, सेक्शन 125 में थे। 125 में ये दे रखा है कि कोई व्यक्ति जो पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है, कौन, जिसके पास सफिशियंट मीन्स, और किस व्यक्ति की स्पीकर बंद कर लीजिए, किस व्यक्ति की इसके लिए लिस्ट दी हुई है। तो लिस्ट में कौन कौन है? पत्नी, बच्चे, कौन से? धर्मज और अधर्मज और अवयस्क बच्चों। ठीक है, भरण पोषण करने के लिए क्या है? लाइबल। फिर उसके बाद में वयस्क और अवयस्क, वो सॉरी, धर्मज और अधर्मज बच्चे, कौन से? जो वयस्क हैं लेकिन विवाहिता पुत्री नहीं है और अपना शारीरिक या मानसिक कारण से भरण पोषण करने में क्या है? असक्षम। या फिर माता और पिता का भरण पोषण करने में असक्षम है वो व्यक्ति, कि अगर उपेक्षा करता है तो कोर्ट ऐसे मासिक संदाय पे भरण पोषण करवा सकता है जो उसे युक्ति युक्त लगे। आगे बात। फिर उसके बाद में जो दूसरा है, जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हो गया भाई, फिर उसके बाद में कोर्ट ने परंतु दिया कि लड़की अगर वयस्क है और विवाहिता है लेकिन पति के साधनों से अगर उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा, तो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता तब विवाहिता पुत्री का भरण पोषण करने के लिए भी पति के अवोशरी पिता लायबल हो। ठीक, इसमें क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पत्नी शामिल है? तो लिव इन में रहने वाली पत्नी इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन सी? जो शादीशुदा पत्नी है वो ही शामिल है। लिव इन वाली को लेना है तो कहाँ लो? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। वहां पर दे रखा है कि व्यथित व्यक्ति की जो डेफिनेशन दे रखी है डोमेस्टिक वायलेंस में, वहां इस वर्ड को यूज कर रखा है। कौन सा? कि विवाह की प्रकृति का संबंध। आगे बात समझ में, कि विवाह जैसी नातेदारी के संबंधों में तो प्रकृति कौन सी हो गई? ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, तो वहां ये भरण पोषण नहीं ले सकते। नहीं, लिव इन का मतलब होता है कि साथ रह रहे। आगे बात, दोस्ती फ्रेंडशिप ये लिव इन में नहीं आती। आगे बात सुनो, लिव इन का मतलब साथ रह रहे हो एज ए पति पत्नी। भाई केवल शादी नहीं हुई है, बाकी सारे रिलेशन किसकी तरह? पति पत्नी की तरह। नहीं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट, कि फिर नेक्स्ट प्रोविजो दिया कि भाई अब एक बात बताओ, 125 में आपने एप्लीकेशन पुटअप की और एप्लीकेशन में दूसरे दिन ही ऑर्डर हो जाएगा क्या? है? तो टाइम तो लगेगा, पर दूसरे पक्ष को भी कोर्ट बुलाएगा, उसको भी सुनेगा, होगा कि नहीं? तो लंबी प्रोसेस है कि नहीं है? और जब लंबी प्रोसेस है तो इतने दिन वो क्या करेगी? भाई कोर्ट में आएगी तो उसको कोर्ट का खर्चा भी चाहिए और उसके खुद के मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा चाहिए। तो कोर्ट क्या करता है? उसे अंतरिम भत्ता दिलाता है। क्या दिलाता है? अंतरिम भत्ता। कौन से परंतुक में अंतरिम भत्ता? 125 के फर्स्ट के सेकंड परंतुक के अंतर्गत दे रखा। ये ध्यान रखना, पूछता भी है, इंटरिम भरण पोषण का प्रोविजन कहाँ दे रखा है? 125। और परंतुक भी ध्यान रखना, कौन सा प्रोविजो? सेकंड प्रोविजो के अंतर्गत ये दिया हुआ है। और कितने दिन में? 60 दिन। सूचना होने के कितने दिन में दिलाया जाएगा? 60 डेज में दिलाया जाएगा, 60 दिन में दिलाया जाएगा।
फिर इन्होंने पत्नी को और अवैस को डिफाइन किया है। तो पत्नी कौन सी? तलाकशुदा पत्नी भी इसमें क्या है, शामिल है। जरूरी नहीं है कि तलाक पति ने लिया हो, अगर पत्नी ने भी तलाक लिया है तो वो भी शामिल है, वो भी मेंटेनेंस की क्या है, हकदार है। और वैस के कौन है, कौन है? अवैस के कौन है? तो देखो जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या दे रखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु नहीं पूरी, नहीं। लेकिन संरक्षकता अधिनियम में अगर किसी के लिए संरक्षक अपॉइंट किया गया है, यानी गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में अगर किसी व्यक्ति के लिए संरक्षक अपॉइंट किया गया है, तो वैस के लिए आयु क्या होगी, 21 वर्ष। ये जितने भी आप पढ़ते हो सब में आता है, लेकिन ये 2002 में इसमें अमेंडमेंट हो गया। कब? 2002 में। और ये कहा कि भाई जिनका संरक्षक नहीं होता वो तो टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं। नहीं, एक बात बताओ कि जो बच्चे देख रेख और संरक्षकता की आवश्यकता वाले बालक है, और एक देख रेख संरक्षकता मान ली जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, ट्रेनों में भीख मांग रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं, वो बच्चे जो मिस यूज हो रहे हैं, वो बच्चे टाइम से पहले वयस्क हो जाते हैं, तो उनकी सोच पहले आ जाती है। नहीं कि वह उन्हें सारी चीजें डेवलप हो जाती है, लेकिन बात है कि उनकी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, वो अलग बात है। इसलिए अमेंडमेंट करके दोनों की आयु कितनी कर दी है, 18 वर्ष कर दी है वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत। क्या बालक की आयु कितनी रहेगी, चाहे वार्डन अपॉइंट किया गया हो या नहीं किया गया हो, दोनों की आयु 2002 में अमेंड करके क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया। नहीं, फिर इसके सेकंड में ये दे रखा है कि भाई खर्चे कब से दिए जाएंगे। तो इसमें क्या प्रोविजन क्या है कि या तो ऑर्डर की तारीख से या एप्लीकेशन पुटअप की जाने की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा केस में, रजनीश वर्सेज मिया में ये कहा है कि जिस दिन एप्लीकेशन पुटअप हुई है उस दिन से दिलवाया जाए। नहीं, अब आपसे ये पूछा जा सकता है प्रॉब्लम बना करके कि वसूली में मैक्सिमम कितने वर्ष का कारावास किया जा सकता है। 125 की जो मेंटेनेंस की रिकवरी है उसमें कारावास कितना हो सकता है मैक्सिमम, 125 सीआरपीसी की रिकवरी में मैक्सिमम कितना हो सकता है। नहीं, मेंटेनेंस नहीं दे रहा तभी तो कारावास होगा। कि मैं ये कह रहा हूं कि 125 की कंप्लायंस में कितना मैक्सिमम हो सकता है कारावास, 1 साल तक। देखो इन्होंने ये कहा 125 में कि जिस मंथ नहीं देगा उस मंथ का क्या होगा, कारावास में भेज दिया जाए। लेकिन इन्होंने एक लिमिटेशन दी कि जो भी बकाया होगा वो 1 साल से ज्यादा का बकाया नहीं दिलाया जाए। यानी 1 वर्ष के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बकाया कितना हो सकता है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का हर महीने के हिसाब से कितना हो गया। भाई एक बात बताओ, जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति को खिलाफ ऑर्डर हुआ 22/4/2023 को, आज एप्लीकेशन लगा रहा है बकाया के लिए, तो कोर्ट कितना दिलवा सकता है, कितना दिला सकता है? अब ये एक हिसाब से तो 2 वर्ष का बकाया हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन लिमिटेशन कितने वर्ष की है, 1 वर्ष की। केवल 1 वर्ष का बकाया दिलाएगा, और अगर मैक्सिमम 1 वर्ष का बकाया रह सकता है, उसके बाद पहले वाला नहीं दिलाएगा। प्रोविजन साहब कह रहा है, पढ़ो देखो।
सेक्शन 3 और उसका प्रोविजो पढ़ो। मैक्सिमम कितना दिला सकता है? 1 साल का दिला सकता है, ध्यान, है ना। तो इस प्रोविजो को ध्यान रखना कि प्रोविजो में क्या दे रखा है, मैक्सिमम कारावास 1 मंथ का, वो सॉरी 1 ईयर्स का दे रखा है, कि लिमिटेशन कितनी दे रखी है कि 1 वर्ष में आप आवेदन, और जब करोगे जितना बकाया है वो केवल 1 वर्ष तक का दिलाया जा सकता है। तो मैक्सिमम कारावास कितना हो सकता है, जितना बकाया है भाई, हर महीने के हिसाब से 1 महीने का और 12 महीने का है, तो 1 वर्ष मैक्सिमम इसके बकाया में क्या की जा सकती है, सजा दी जा सकती। फिर भाई पति ये कहे कि नहीं साहब मेरे साथ रहेगी तो ही मैं मेंटेनेंस दूंगा, तो कोर्ट इस शर्त को कंसिडर करेगा। लेकिन अलग रहने का रीजनेबल कारण है तो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। एक मामला था, उस मामले में क्या हुआ कि पति पत्नी थे, पत्नी का पिता था केवल, अब पिता के लकवा आ गया, पत्नी पति का घर छोड़ करके पिता के पास जाके उसका क्या करने लगे, सेवा करने लगे। फिर भाई पिता के पास भी कुछ नहीं, तो पत्नी ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई कि साहब मेरे को, तो वो कहा साहब ये आप मेरे पास रह ही नहीं, मैं क्यों दूं मेंटेनेंस। तो कोर्ट ने कहा कि साहब मेरी जो परिस्थिति है कि पिता को लकवाया हुआ है, बेड पे है, और मैं पिता की सेवा करूं या पति के पास, तो ये रीजनेबल ग्राउंड माना गया कि ये एक युक्ति युक्त कारण था पति से अलग रहने का। आगे बात कि पिता, भाई पिता की सेवा ज्यादा जरूरी थी, उस कंडीशन में पति के पास रहना ज्यादा जरूरी था। भाई पिता को संभालने वाला चलो और कोई व्यक्ति हो, तब तो हम ये भी मान लें कि चलो कि भाई और घर में भी थे इसलिए पत्नी जबरदस्ती चलेगी, लेकिन पिता की इकलौती पुत्री थी, माता उसकी थी नहीं, और पिता को अब लकवा गया, तो वो पिता की सेवा करे या पति के पास रहे। आगे बात, तो इसमें ये दे रखा है कि अगर रीजनेबल कारण है अलग रहने का, तो अलग रहते हुए भी पत्नी क्या करेगी, मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। उसके अलावा भी फिर इसमें कुछ बताया कि भाई सेपरेट रहते हुए भी अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि पति दूसरी पत्नी रखता है, क्रूरता करता है उसके साथ, आगे बात समझ, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, नहीं अन्य व्यक्तियों के साथ रिलेशन बनाने के लिए बाध्य करता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी क्या किया जा सकता है, रीजनेबल कारण माना जाता है पृथक रहने। तो पृथक रहते हुए भी पत्नी क्या कर सकती है, भरण पोषण। अब देखो सेक्शन 4 और 5 में क्या फर्क है, सब क्लोज 4 और 5, 125 के सब क्लोज 4 और 5 में क्या अंतर है, 125 के 4 और 5 में क्या अंतर है, बिल्कुल नहीं। एडल्ट्री के ग्राउंड पे मना कर सकता है क्या मेंटेनेंस देने से, ध्यान रखना इसमें वर्ड यूज किया है एडल्ट्री की दशा, केवल जाड़ता वर्ड यूज नहीं किया गया। क्या वर्ड यूज किया गया है, लिविंग इन एडल्ट्री, एडल्ट्री का कंटिन्यू होना जरूरी, कंटिन्यू होना, प्रेजेंट नहीं,
लिविंग इन एडल्ट्री, यानी एडल्ट्री में रह रही हो, यानी कंटिन्यू होना जरूरी है नहीं, है ना भाई। एक बार एडल्ट्री हुई तो मात्र एडल्ट्री के आधार पर मना नहीं किया जा सकता। एडल्ट्री का कंटिन्यू होना, बार बार होना क्या है, जरूरी है कि लिविंग इन एडल्ट्री। जारता की दशा, वर्ड क्या दे रखा है, जारता की दशा। ठीक। दूसरा कि अगर वो क्या है, बिना किसी रीजन के रह रही है। और तीसरा एक चीज ध्यान रखना, देखो डिवोर्स होता है, ठीक, डिवोर्स में जैसे सेक्शन 13 में डिवोर्स होता है इन दो लोग, उसमें पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ ग्राउंड पे केस करते हैं, जैसे एडल्ट्री पे कर दे, दूसरे से साथ संबंध पे कर दे, क्रूरता के आधार पर कर दे, किसी रोग के आधार पर कर दे, है ना, इन ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन लगा करके और डिवोर्स लिया जाता है। फिर डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स होने के बाद ये जो पत्नी है, ये डिवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस लेने की हकदार है। चाहे पत्नी ने लिया और पति ने लिया, किसी ने भी लिया हो, पत्नी जब तक दोबारा विवाह नहीं करती तब तक मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार होगी। लेकिन एक डिवोर्स होता है हमारा सेक्शन 13 बी में, म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में जो भी एलुमनी होती है ना, वो एक साथ निर्धारित की जाती है। म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है कि एलुमनी एक बार, तो पारस्परिक सहमति से क्या होते हैं, पृथक होता है। उसमें जो भी देना होता है वो एक बार दिया जाता है। एक बार का मतलब कि जैसे तय कर लिया कि भाई इसे 10 लाख रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 10 लाख रुपए देने, बहुत बढ़िया बात। अब मान लीजिए किसी के पास 10 नहीं है, तो इसे 10 की किस्तें बांध सकते हैं, लेकिन ये मेंटेनेंस एक बार निर्धारित होगी। आगे बात समझ में कि मेंटेनेंस एक बार निर्धारित हो गया, फिर चाहे किस्तें कर दे, मासिक कर दे, है ना, ईयरली कर दे। इसमें फिर आप 125 में दावा नहीं कर सकते। तो 3 कंडीशंस है जिनमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। पहला कि पत्नी जारता की दशा में रह रही है, तो लिविंग इन एडल्ट्री, ध्यान रखना एडल्ट्री के ग्राउंड पे नहीं होगा। एडल्ट्री क्या है, कंटिन्यू होना जरूरी। दूसरा कि बिना कारण के, और तीसरा हाँ, एक तरीके से वही होता है बेटा, पारस्परिक सहमति, बिल्कुल सेपरेट होना, है ना। फिर 5वें में देखो सेक्शन, और ये क्या है कि इन 3 ग्राउंड पर ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दे। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस के, उसके बाद पत्नी एडल्ट्री की दशा में रह रही है, दूसरा पारस्परिक बिना कारण के अलग रह रही है, और पारस्परिक से पृथक हो गए हैं, तो फिर मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो। ठीक, कौन सा बेटा, 4 में तो बेटा ऑर्डर करने से पहले ऑर्डर ही नहीं करेगा, और 5 में ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर को रद्द कर देगा, इन 3 ग्राउंड्स। फिर देखिए 120 सेक्शन 126, देखिए सेक्शन 126 में ये दे रखा है कि भाई कोई भी एप्लीकेशन आप कोर्ट में पुटअप करो,
तो कौन से कोर्ट में आप पुटअप कर सकते हो, यानी 125 की एप्लीकेशन कहाँ पुटअप होगी, कौन से कोर्ट में होगी। तो कोर्ट का मतलब इन्होंने कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पर एप्लीकेशन है। कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, भाई कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इन्होंने ये कहा कि जहां वो रहता है, यानी पति या पिता रहता है, वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते। दूसरा, जहां पति और पत्नी और अवयस्क बच्चे की, अधर्मज अवयस्क बच्चा की माता साथ रही है, और जहां पर कौन पिटिशनर निवास करता है, उन तीनों जगह पर एप्लीकेशन लगाई जाती। आगे बात, एक राजेश कुमार का केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जहां विवाह हुआ है, लेकिन वो फिर बाद में सेट असाइड कर दिया गया। अभी रूल क्या है, 3 जगह ही क्या होगा, केस हो सकता है। पहला, पति रहता है या पिता रहता है, यानी वो पिटिशनर प्रत्यार्थी रहता है। दूसरा, दोनों साथ रहे हैं और अधर्मज बच्चे की माता, और जहां पर फिर पिटिशनर पत्नी रहती है, वहां तीनों में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। देखो इसमें क्या ले रखा है, वेयर ही इज, नहीं, वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड, वेयर ही लास्ट डाइड विद द वाइफ, और द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलिमिटेड चाइल्ड। इनमें से तीनों में से किसी भी जगह किया जा सकता है। ये आरजीएस 2008 में पूछा हुआ है, इस 6 में या 8 में पूछा हुआ है, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो आप पर वो आ गया, और ही और इस वाइफ का पति पत्नी आ गए, है ना। फिर फिर इसकी जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस सम्मन केसेस की जो प्रोसेस होती है, उसी तरह से इसकी एविडेंस को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसकी प्रोसेस कैसी होगी, सम्मन की तरह होगी। इस बात को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे एक एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन आई तो सम्मन और प्लस एप्लीकेशन यानी आवेदन की कॉपी किसको भिजवाई जाती है, रेस्पोंडेंट को भिजवाई जाती है कि भाई आप क्या करो, आकर के इसका जवाब दो। सम्मन मामले में जैसे भाई आदेशिका जारी होती है कि नहीं कॉग्निजेंस लेने के बाद, वैसे ही इसमें भी। अब ये व्यक्ति मान लो नहीं आ रहा है, जानबूझकर बच रहा है, सम्मन ही नहीं ले रहा, तो कोर्ट क्या करेगा, तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी सुने, ऑर्डर नहीं करेगा। एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी केवल इस एप्लीकेशन पे नहीं करेगा, पूरे फैक्टों की उसकी एब्सेंस में जांच करेगा, और जांच करने के बाद ऑर्डर करेगा। और जो एक्स पार्टी प्रोसेस करने का जो ऑर्डर हुआ है, उसको सेट कर असाइड कराने के लिए लिमिटेशन कितनी है कि ऑर्डर होने के 3 महीने में वो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए, और कोर्ट को रीजनेबल कारण बता दे कि भाई वो क्यों नहीं है। तो अगर कोर्ट को आपने बता दिया, तो कोर्ट उस ऑर्डर को क्या कर देगा, सेट असाइड कर देगा। तो लिमिटेशन कितनी है, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए 3 महीने की लिमिटेशन दी हुई है कि 3 महीने की लिमिटेशन में आप उसे करवा सकते हो। फिर देखिए सेक्शन 127, सेक्शन 127,
सेक्शन 127 में ये दे रखा है कि जैसे ऑर्डर हो गया तो ऑर्डर में हमेशा फाइनल ऑर्डर हो गया क्या? कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट की एक खासियत है कि क्रिमिनल कोर्ट में एक बार ऑर्डर पे साइन हो गए तो क्लरिकल या कोई स्टैटिकल अगर कोई मिस्टेक हो गई है उसी को ठीक किया जा सकता है, अदरवाइज डिसीजन का रिव्यू नहीं किया जा सकता। क्या क्रिमिनल कोर्ट अपने निर्णय को रिव्यू कर सकता है क्या? आगे बात समझ। अगर आपसे पूछे कि क्या क्रिमिनल कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? नहीं, कि क्रिमिनल कोर्ट अपने मामले को रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 127 में आगे बात समझ, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, जनरल रूल नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कर सकता है 127 में, तो कहने का मतलब आपने जनरल रूल, अपवाद को जनरल रूल बना दिया। आप क्या लिखोगे कि नहीं, क्रिमिनल कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता सिवाय एक एक्सेप्शनल कंडीशन कि सेक्शन 127 में अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है और पक्षकारों की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया तो वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। आगे बात समझ। तो क्रिमिनल कोर्ट केवल एक कंडीशन यही है जिसमें अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, सेक्शन 127। बेटा यही तो हम बता रहे हैं, 127 में यही तो है। तो भाई एक बात बताओ कि एक आदमी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ठीक, और उसको महीने के मिल रहे हैं 20,000 रुपये, पत्नी को मेंटेनेंस क्या मिलेगा? तो 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10 भी दिला सकता है कोर्ट, आधे तक भी दिलाता, ठीक। फिर वो आदमी मेहनत कर रहा है आपके साथ साथ, एपीपी बन गया, तनख्वाह हो गई 70,000 रुपये। अब परिस्थितियां परिवर्तन हुई कि नहीं हुई? तो अब ज्यादा मेंटेनेंस लेगी कि नहीं लेगी, कि 5,000 ही लेगी? 70,000 रुपये तनख्वाह आ रही है तो सामने वाले के पास। और दूसरा मान लीजिए कि एक बढ़िया बिजनेसमैन था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, बाद में बिजनेस है, कोरोना आ गया, कोई भी रीजन आ सकता है। अब जैसे मार्केट में रिसेशन चल रहा है बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, कई कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई, विदेशी लोग पैसा निकाल निकाल के ले गए, इन्वेस्टर मिल ही नहीं रहे। अब तो भी जो भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो सारी की सारी क्या है, बड़े अनस्टेबल सिचुएशन में। अब उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा, वो खुद बर्बाद होने की स्थिति में है, वो फिर उस मेंटेनेंस को कंटिन्यू रख सकता है क्या? तो पक्षकारों की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। दूसरा, अगर पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है तो पत्नी ने एल्यूमनी ले ली है तो, एल्यूमनी समझते हो, एक मुश्त भरण पोषण ले लिया तो, अगर पुनर्विवाह किया है और पुनर्विवाह विवाह के बाद में आवेदन किया गया है तो उस दिन से स्टॉप हो जाता है जिस दिन आवेदन किया, और विवाह करने से पहले आवेदन किया है तो तब तक मेंटेनेंस करेगा जब तक कि विवाह नहीं हो। जैसे मान लो कि किसी की शादी अगर मान लीजिए 18 मार्च की है और कार्ड छप गए, अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि साहब मेरा मेंटेनेंस बंद करो, ये तो कोर्ट ये कहेगा कि ठीक है मेंटेनेंस बंद कर देते हैं, लेकिन कब तक देना है, 18 मार्च। नहीं, अब मान लो कि 18 मार्च की शादी है, उसके पास कार्ड आया हुआ है, नहीं,
वो गया जीमा, जीमने के बाद ध्यान आया उसको, नहीं यार मैंने तो कल ही किस्त दी है नहीं अगले महीने की भी दे दी, नहीं, और मैं तो ये रसगुल्ले भी अपनी किस्त के पैसों से खा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में अगर विवाह के बाद आवेदन किया जाता है तो आवेदन के पश्चात, और विवाह से पहले किया जाता है तो विवाह के तक उसको भुगतान करना। अब जैसे मान लीजिए, इसका एक रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए इसको नहीं पता चले कि उसने सेकंड मैरिज कर ली और ये साल भर से भुगतान कर रहा है, नहीं, तो फिर इसका मित्र आकर के कहता है यार भाई मुबारक हो, वो क्या हो गया, नहीं, तो वो कब भाभी मां बन गई वो क्या है, मैं तो यार किस्तें दे रहा हूँ वो मां बन गई। तो वो क्या भाई शादी हुई साल भर हो गई तो मां तो बननी थी, तो क्या साल भर से तो मैं किस्तें दे रहा हूं। अब क्या 1 साल की किस्तों की रिकवरी होगी क्या? इसलिए इन्होंने वर्ड दिया कि फिर किस्तें कब बंद हो जाएंगी, विवाह के पश्चात आवेदन किया है तो जिस दिन आवेदन किया है उस दिन बंद हो जाएगी, यानी रिकवरी ना ना। ये तो ध्यान रखो जिसकी किस्तें जारी है, नहीं, आगे बात समझ, वो तो जापे के लाडू खाएगी उन किस्तों से वसूल नहीं किए जा सकते। किसमें? हाँ, नहीं नहीं, डीवी एक्ट में भी नहीं है ऐसा कोई प्रोविजन, लेकिन ये है कि देखो, आप ये देखो, देखो जहां 125 सेकंड, इसका थर्ड देखो, देखो पहला तो है कि पक्षकारों की परिस्थितियों में तब्दीली हो जाने पर 127 में दे रखा है। सेकंड में सिविल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और उसने रद्द कर दिया है तो सेकंड हो गया। फिर थर्ड देखो, जहां 125 का कोई आदेश स्त्री के पक्ष में किया गया है, पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया, उसने पति से विवाद के लिए, वहां यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि स्त्री विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है तो वह आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से क्या कर देगा, रद्द कर देगा, यानी 18 तारीख को अब शादी करने के बाद क्या कर देगा कि अब देने की जरूरत नहीं है। और उस स्त्री का विवाह विच्छेद कर लिया और स्त्री के आदेश के पूर्व पश्चात पूरी धन राशि प्राप्त कर ली है, स्त्री को लागू रूढ़िजन्य ने शिव की विवाह विच्छेद पर दे है तो आदेश नहीं। फिर फिर ये हो गया उसका वो एलुमनी ले लिया। फिर थर्ड को देखिए, स्त्री अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया और विवाह विच्छेद के पश्चात भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण के अधिकारों को स्वेच्छा अर्पण कर देती है तो आदेश की तारीख से रद्द कर देगा। लेकिन यह है कि भाई उससे रिकवरी नहीं होती, कौन सी, जो मेंटेनेंस दिया है उस मेंटेनेंस की रिकवरी नहीं होती। क्या? दोनों जगह के, दोनों, लेकिन वो सेटो वो कर दिया जाता है। भाई देखो जो ओरिजिनल एलुमनी मिलती है वहां तो क्या है, डीवी एक्ट में तो कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं पत्नी, वो माँ भी हो सकती है, वो भाभी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी ले सकता है। फिर ये है कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे जयपुर की प्रैक्टिस में ये है कि जयपुर में जहां पर फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश कर रखा है वहां सेक्शन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन केवल फैमिली कोर्ट में ही लगती, मस्टर्ड के यहाँ नहीं लगते जयपुर में। जयपुर में 125 का मेंटेनेंस लेना है तो फैमिली कोर्ट को जुडिक्शन दे रखा है किसका, 125 सीआरपीसी। हिंदुलो जब आप पढ़ोगे तो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का पावर किसको दे रखा है, फैमिली कोर्ट को, कि वो भी क्या कर सकता है कि भाई उसके यहाँ पर मान लीजिए डिवोर्स का चल रहा है, 125 के लिए आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाओ तो दो कोर्टों में क्यों चक्कर काटो, इसलिए फैमिली कोर्ट को दे दिया।
और जहां फैमिली कोर्ट को जुडिक्शन है वहां मजिस्ट्रेट को जुडिक्शन है। तो कहने का मतलब जयपुर शहर में 125 सीआरपीसी का कोई भी आवेदन मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं आता। क्या बेटा वो 24-25 डिसाइड होने में तो टाइम लगता है ना। तो जैसे आप बहुत ज्यादा बीमार हो, है ना, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन लगाता है जिसका नाम आता है डाइक्लोरान, है। नहीं सस्ता ही आता है, ये तो 10-20 रुपए का ही आता है। लेकिन डाइक्लोरान एक एस्टेरॉयड होता है, और जैसे ही आपने को लगाया डाइक्लोरान, उसके बाद ऐसे फील होता है कि मेरे कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल घोड़ा हो गया। आ गई बात। तो बस 125 वो डाइक्लोरान, दवाई तो फिर बाद में असर करती है। तभी तो वो सेकंड में कह रखा है कि जो सिविल कोर्ट ने तय कर दिया उसके अधीन रहते। बिल्कुल, है ना। हाँ, तो कहने अब जयपुर में जैसे 125 क्या है, अगर आपको करना है तो कहाँ करते हैं, फैमिली कोर्ट में। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि आप डिवोर्स का केस करो तभी 125 मेंटेनेंस मांगो फैमिली कोर्ट में। बिना डिवोर्स का केस किए या सेपरेशन का केस किए भी आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो 125 में, लेकिन होगा कहां पर, फैमिली कोर्ट। और डीवी कोर्ट मजिस्ट्रेट। नहीं, फादर मदर करेंगे वो तो यहाँ कर मजिस्ट्रेट, पति पत्नी 125 का, है ना। हाँ सर, जैसे एक साथ बात पति को पता लगा कि इन्होंने रीमैरिज कर लिया, तब तक वो मेंटेनेंस देते हैं, तो रिकवरी तो किसी भी हालत में नहीं होगी ना। है, रिकवरी किसी भी हालत में नहीं होगी। हाँ जी, जैसे ये इसका जो थर्ड का बी पॉइंट है वो भी यही करते रहे कि आदेश से पूर्व या पश्चात पूरी धनराशि को पहले ही दे चुकी है। हाँ, तो अभी तक नहीं होगी, और इसका ये जो क्लोज 1 है वो भी ये बात है, आदेश से पूर्व दे दी गई थी तो उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द करते होगा। बिल्कुल। लेकिन ये जो वापस तो नहीं होती है ना, बिल्कुल, वो नहीं कह सकते इन्होंने रीमैरिज एक साल पहले कर ली थी। ना ना ना, वो तो फिर नहीं है। तो फिर देखिए सेक्शन 128, इसमें एनफोर्समेंट के बारे में बताया है कि एनफोर्समेंट कौन कराता है भाई, इसका कौन कराएगा। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो पत्नी जयपुर रहती, पति इंदौर रहता है, पत्नी ने यहाँ मेंटेनेंस का ऑर्डर किया, पत्नी ने यहाँ के कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया, अब पति कहाँ रहता है, अब वो जुडिक्शन में नहीं रह रहा, तो क्या करेगा। तो जैसे ही ऑर्डर होता है, दोनों पक्षों को एक एक कॉपी दी जाती है कि भाई ये तो आपका अधिकार है और ये आपकी ड्यूटी है। और फिर वो कॉपी भिजवा दी जाती है कहाँ पर, इंदौर वाले कोर्ट को। इंदौर वाला कोर्ट आइडेंटिफाई करता है, और फिर जैसे डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है वैसे इसकी एग्जीक्यूशन करवाता है। भाई वो वहीं से तो वसूल हो सकता है, वहीं प्रॉपर्टी है उसकी अटैच करके अगर आपको करना है तो, है ना। तो मेंटेनेंस का ऑर्डर वो कोर्ट करवाता है जिसके जुडिक्शन में कौन रह रहा है। अब मान लो इंदौर में है तो ये एप्लीकेशन लगाएगी साहब मेरा पति, तो पहले कोर्ट बुला के दोनों को आइडेंटिफाई करेगा कि पक्षकार तो वही है ना, और फिर उसके बाद में उसको एनफोर्स करवाएगा सेक्शन 128 में। और कॉपियां दोनों को क्या की जाती हैं, दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है दोनों पक्षकारों को। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 129, 129, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ट्रांसक्वालिटी। फिर इसमें क्या है कि लोक व्यवस्था, कि भाई एक बात बताओ, बहुत सारे इकट्ठे हो गए लोग, जाम सा लग गया,
लोगों ने धरना दे दिया। अब एक जगह धरना हो गया, रोड जाम हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? भाई मजिस्ट्रेट का और पुलिस का। भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? मजिस्ट्रेट का या पुलिस का? नहीं, तो वहां पर या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं जा रहा तो एसएचओ तो जाएगा, और एसएचओ नहीं जा रहा है तो जो उससे नीचे का अधिकारी है, एसआई है, जिसके पास में एसएचओ का चार्ज है, वो जाएगा और जाकर के उनके हाथ पैर जोड़ेगा कि भाई साहब हट जाओ। लेकिन वो कहेंगे नहीं हटेंगे, नहीं हम नहीं हटेंगे। फिर क्या होगा? फिर लाठी चार्ज होता है। इसी को बोलते हैं सिविल बल। पानी फेंकना, आंसू गैस छोड़ना, लाठी चार्ज करना। आगे बात समझ में कि चिरमराट होता रहे और घाव दिखे नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? सिविल बल। कि सिविल बल के प्रयोग के द्वारा क्या किया जाएगा? तितर बितर किया जाएगा। तो सेक्शन 129 में कौन कर सकता है सिविल बल का प्रयोग? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसएचओ, और अनुपस्थिति में एसआई रैंक का कोई अधिकारी विधि विरुद्ध जमाव को, जहां 5 अधिक हैं, तीतर बितर करने का पहले तो आदेश करेगा, भाई हाथ पैर जोड़ेगा कि भाई आप जा करके अपने अपने बैठो, नहीं है तो फिर सिविल बल के प्रयोग के द्वारा तीतर बितर। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में धरने दिए हो तो सिविल बल का अनुभव भी ले रखा होगा। नहीं है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर क्या नहीं? फिर अब एक बात बताओ कि चलो ठीक है, अब जमाव भी ऐसा है कि वो खुद हिंसा करने पर उतारू है। भाई जमाव खुद हिंसा करने पर उतारू है तो एक कहावत है कि भाई लातों के भूत अब बातों से नहीं मानेंगे, कि सिविल बल का प्रयोग ना करके अब सशस्त्र बल का क्या किया जाना चाहिए? प्रयोग किया। जैसे हरियाणा में एक साधु थे रामपाल, जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने गई तो भीड़ बड़ी उग्र हो गई, गोलियां चलने लग गई, दंगे हो गए। तो पुलिस को भी क्या करना पड़ा? जवाब में गोली चलानी पड़ी कि नहीं चलानी पड़ी? तो ये सशस्त्र बल का प्रयोग करने का ऑर्डर कौन करेगा? तो जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सबसे ऊंची श्रेणी का वहां मौजूद वो ऑर्डर करेगा। अगर डीएम वहां है तो, एडीएम है तो, और एसडीएम है तो, और एसडीएम नहीं है ईएम है तो, जो सबसे ऊंची, और सारे बैठे हैं तो जो भी सबसे ऊंची श्रेणी का है वो करेगा। लेकिन मान लो कि फोर्स तो पहले पहुंच गई, डीएम साहब अभी आने में टाइम लगेगा, तो जो भी कमांडिंग ऑफिसर या एसएचओ है वो क्या कर सकता है? फोर्स यूज कर सकता है। जैसे ही डीएम साहब आ जाए उन्हें बता दे कि साहब चल रहा है कार्यक्रम, बताओ चालू रखे या रोक दे। तो जैसा डीएम ऑर्डर करे, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसा ऑर्डर करे उस ऑर्डर को फिर फॉलो किया जाए। सेक्शन 130 है ना, 130 और 131 के अंतर्गत। अब एक चीज देखो कि भाई वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ गुण भी पीटते हैं, कि उस भीड़ में हर आदमी दंगे कर रहा था ये जरूरी थोड़ी है। कुछ दर्शक भी होते, और इतिहास गवाह है कि पिटते के अंदर दंगे करने वाले कभी नहीं पिटते, क्योंकि उनको पता होता है कि कब क्या होना है। मेरा चुमनपुरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ कॉलेज में, तो कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तब ऐसे लगता है कि यार हम भी नेतागिरी करेंगे, नहीं
तो वहाँ एक जो भी प्रेसिडेंट था जो बना हुआ था, वो भी, अब वो जैसे बातचीत कर ले तो भी ऐसे लगता था जैसे मोदी जी बात कर ली क्या हमसे। नहीं, कॉलेज का प्रेसिडेंट अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से खड़ा होकर के अगर आपसे बात कर लिया तो भी ऐसे लगता था जैसे मोदी जी ने आपसे बात कर ली। फिर तो फीलिंग यही आता था कि बस बढ़ना तो पर ये नेता ही बनना है और कुछ नहीं करना। नहीं, तो ऐसे करके जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो अध्यक्ष ने बोला कि यार अशोक, हम चिमनपुरा कॉलेज क्या थी कि थोड़ा सा दूर थी, शाहपुरा से 5-6 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि इसका कॉलेज तक बस चलवानी है। तो अपन शाहपुरा चलते हैं और सारे के सारे बैठेंगे, धरना देंगे। और बिल्कुल चलते हैं। फिर हम सब जाए और वहाँ धरना देने के लिए क्या हो गया, बैठ गए। अब प्रेसिडेंट को पता था कि पुलिस आने वाली है। प्रेसिडेंट मेरे को कहता है कि यार हम एक फ़ोन कर आता हूँ मैं। फिर वो फ़ोन करने चला गया। फिर मैंने सोचा मैं भी एक फ़ोन कर लेता हूँ। तो मैं भी उस बूथ के पास पहुंचा ही होगा, इतनी देर में तो पुलिस आई। फिर पुलिस आने के बाद फिर पूछती नहीं है, जो दिखता है उसी को पीटना शुरू कर देती है। तब मेरे ये सिद्धांत समझ में आया कि नेता क्यों नहीं पिटते। फिर नेता बाद में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आते हैं कि हाँ ठीक है, अब एक प्रतिनिधि मंडल क्या करेगा, नहीं कॉम्प्रो करेगा, समझौता करेगा। नहीं तो हर व्यक्ति उसमें शामिल है, वो जरूरी थोड़ी है। और अगर कोई भी बात हुई है तो अगर कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स ने किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेनी पड़ती है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। आगे अगर स्टेट गवर्नमेंट का काम है तो स्टेट गवर्नमेंट। और जहां आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लग रहा है वहां पर उस वक्त पावर किसके पास होती है? तो फिर परमिशन किसकी लेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उस कंडीशन में अभियोजन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा। आगे बात, फिर 132 में यही दे रखा है कि भाई ये जो काम किए हैं इनके लिए अगर अभियोजन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट की, है ना। और जहां 156 लग रही है, 356, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसके बाद में बी पार्ट है न्यूसेंस। सेक्शन 133 में किसके बारे में दे रखा है? न्यूसेंस के देने में दे रखा है कि न्यूसेंस कौन हटा सकता है। पहले तो ये बताओ कौन? ईएम को डायरेक्ट पावर, दो को डायरेक्ट पावर है, डीएम और एसडीएम को। और ईएम कौन सा? जिसे स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करे वो ईएम। वही 133 में क्या कर सकता है? न्यूसेंस को हटा सकता है। अब देखो न्यूसेंस कितने टाइप की हो सकती है। पहला तो रास्ता रोक दिया, पहला तो रास्ता रोक दिया, जल सरणी ये जो भी रास्ता है उसको आपने रोक दिया, वो पहला है। नहीं, दूसरा, ऐसा कोई व्यापार उपजीविका चला रहे हो जो लोगों को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। जैसे स्कूल के पास में बीड़ी बेच रहे हो और बच्चे खरीद खरीद करके पी रहे हैं, तो बच्चों को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको एक चीज मैं बता दूं, एक जो व्हाइटनर आता है ना, बच्चे इस व्हाइटनर से नशा करते, सूंघते। पहले क्या था कि व्हाइटनर को आप खोल के और व्हाइटनर के अंदर वो डाल देते थे, क्या, एक लिक्विड फॉर्म में आता था व्हाइटनर सीसी के अंदर के, तो उसको डाल देते। लेकिन बाद में पता चला कि वो सीसी तो कभी व्हाइटनर में डली ही नहीं। बच्चे अपने सीसी ली, लगा, मस्त हो गए। नहीं, तो ये फॉर्म चल रही है।
इसलिए इस व्यापार को रोकना जरूरी था और व्हाइटनर की जरूरत भी है। तो या तो अगर बिल्कुल ही नुकसान पहुंचाएगा तो मना कर दिया। फिर हमने कहा कि चलो आप चला लो, एक तो सीसी में नहीं बेचोगे, फिर आपको सीसी में मिलता है क्या? और दूसरा वो खोलने वाला सिस्टम बंद, बिल्कुल पैक आता है। पहले खोल के डाल लेते थे ना, अब जो व्हाइटनर आता है बिल्कुल पैक आता है कि खोल नहीं सकते उसको आप। तो उस व्यापार को हमने क्या कर दिया, रेगुलाइज कर दिया। समझ गए ना कि जो व्यापार आजीविका जो समाज के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। फिर दूसरा कि कोई भवन के अंतर्गत कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसमें हम बारूद वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन करा रहा, होता नहीं क्या भाई? जैसे आपको मकान बनाना है, आपका पहले से मकान बना हुआ है, अब आप मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए कि उस मकान पे बना लोगे? तो उसके लिए आप अग्निकांड वगैरह यूज होता है कि नहीं, विस्फोटक पदार्थ वगैरह। तो इस प्रकार से आपने कंस्ट्रक्शन किया और सारे मोहल्ले में पत्थर उछल रहे हैं, तो उसको मना करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई आप इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं। तो पहला कौन सा कंस्ट्रक्शन हो गया, पहला कौन सा हो गया कि भाई किसी भी रास्ते जलसरणी मार्ग में क्या करना, बाधा उत्पन्न करना, पहला। दूसरा कौन सा हो गया, कोई भी व्यापार उपजीविका जो लोगों के लिए क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, उसको तो या तो बंद कराना या फिर रेगुलाइज कराना। कोई भवन या निर्माण हो रहा है जिसमें अग्निकांड हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, तो उसको कंस्ट्रक्शन को बंद करवाना या रेगुलाइज करना। ठीक है। फिर उसके बाद में कोई भी तंबू भवन इस कंडीशन में है कि कभी भी गिर जाए, जर्जर अवस्था में है, तो वहां ऑर्डर किया जाता है कि भाई आप एक काम करो, क्या, फिर उसके बाद में कि कोई भी मकान रोड वगैरह है उसके आसपास में कोई, आजकल बहुत बच्चे गिर रहे हैं, आती है कि नहीं? कि अभी कोटपुतली में एक बच्चा है, बताओ कितने दिन के बारे में वो बच्ची निकली है। तो वो कहा है कि इनको क्या कराओ, अभी डीएम ने ऑर्डर किया है कि नहीं किया? कोटपुतली डीएम का ऑर्डर भी निकला हुआ है, अभी अखबारों में सर्कुलेट हो रखा था कि भाई जो भी हैं वो सब बंद कराओ, और सूचना देने वाले को नाम दी जाएगी कि यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है। और लास्ट में फिर टॉमी, कि आपका अगर टॉमी पागल हो गया तो टॉमी को मारो या फिर टॉमी को बांध के रखो। नहीं, तो लास्ट में न्यूसेंस टॉमी भी तो करता है कि नहीं करता? तो ये कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। इन 6 के संबंध में कोर्ट क्या करता है, डायरेक्शन देता है न्यूसेंस हटाने का। और अब आपको यहाँ पर दो ही चीजें हैं, या तो कंप्लाइंस करनी है या कोर्ट में आकर के क्या बताना है, कारण बताना है कि क्यों ना नहीं स्वीको जस्टिस। फिर सेक्शन 135 में उस व्यक्ति की ड्यूटी बताई गई है कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार का नोटिस दिया गया है वो तो या तो आदेश को कंप्लाइंस करेगा या आकर के क्या बताएगा, कारण बताएगा। और न तो वो कंप्लाइंस कर रहा है और न ही कारण कर रहा है, तो ये माना जाएगा उसने 188 आईपीसी का ऑफेंस किया है। ये प्रॉब्लम बना करके पूछ सकता है, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना ले कि डीएम ने क्या बेटा, हाँ बेटा एक बात बताओ, न्यू इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए कि रास्ता है और रास्ते को आपने जाम कर दिया, तो कोर्ट ये डीएम ऑर्डर निकालेगा कि भाई आपने जो रास्ता रोका है उसमें न्यूसेंस क्रिएट किया है, आप आकर के हमें बताओ कि क्यों ना आपसे ये रास्ता खाली करवाया जाए। फिर सेक्शन 136(7) में वो व्यक्ति आता है और आकर के बताता है कि पब्लिक राइट नहीं, ये तो अपना ही मकान है और इधर से आने जाने के लिए हमने तो कुछ दिन लोगों को कह दिया कि चलो मेला लग रहा है कुंभ का,
तो इधर से निकल जाओ, थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है नहीं। लेकिन वो कब मेला खत्म हो गया, लेकिन लोग आना जाना बंद नहीं कर रहे, तब कोर्ट उसके राइट को डिसाइड करता कि है कि नहीं। और जो राइट डिसाइड हो गया कि अगर वो कहता है कि लोक अधिकार है तब तो ठीक है, और वो कहता है लोक अधिकार नहीं है तो फिर वो अपना रहो, और लोक अधिकार है तो फिर वो रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो फिर वो ऑर्डर फाइनल होगा। उस ऑर्डर को सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। नहीं, फिर देखिए सेक्शन 141 इंपॉर्टेंट है कि जो 133 में ऑर्डर किया गया है उसको फाइनल कर दिया गया है, तो उसकी कंप्लाइंस कराई जाएगी। और कंप्लाइंस में अगर वो खुद नहीं करता तो डीएम खुद करवा लेगा, और जो प्रॉपर्टी उससे मिल रही है उसको बेच करके वसूल कर लेगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके क्या कर लेगा, वसूल कर लेगा सेक्शन 141। तो यानी कंप्लाइंस या तो खुद कर दो ऑर्डर की, नहीं कर रहा है तो डीएम खुद, जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो खुद करवा ले। ठीक, सेक्शन 142 इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिविल कोर्ट क्या कर सकता है, टीआई दे सकता है क्या, क्रिमिनल कोर्ट भी टीआई दे सकता है? क्रिमिनल कोर्ट टीआई कहाँ देता है? टेम्पररी इंजेक्शन 142 बैरेट के ऊपर लिख लीजिए इस बात को। नहीं बेटा, इतना नहीं पढ़ना, इतना पूछेगा कहाँ से आपको इतने बड़े सिलेबस में, एक ही तो पेपर आएगा, है ना। केवल रीडिंग जरूर मार देना, रटने की जरूरत नहीं, लेकिन रीडिंग इसलिए मार देना कि भाई अगर मान लो कुछ तो लिख पाएंगे, औरों से तो फिर बेस्ट हो जाएंगे, औरों से तो फिर हम क्या हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे। बाकी ये प्रोसीजर नहीं पूछेगा, प्रोसीजर इसलिए नहीं पूछेगा, बाकी बहुत कुछ प्रोसीजर है, और 5 ही तो क्वेश्चन बड़े पूछेगा आपसे। अगर प्रोसीजर पूछेगा तो 5 बड़े क्वेश्चन पूछेगा, तो एक आईपीसी से हो गया, एक सीआरपीसी से हो गया, एक एविडेंस से हो गया, एक आपसे वो ड्राफ्टिंग का पूछेगा, भाई कम से कम 2-4 तो लिखवाएगा, 10-10 नंबर के 2 चार्ज हो गए, और फिर बचा एक माइनर से पूछेगा। तो इसके लिए प्रोसीजर के लिए कहां पर उसके पास में हुआ, छोटों में जो पूछेगा उतना तो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसलिए बस, लेकिन रीडिंग करने का फायदा ये होता है कि हमारे दिमाग में वो बात रहती है कि बाय द वे इमरजेंसी आ गई तो कुछ तो लिख सकते हैं, प्रॉपर वे में नहीं लिख पाएंगे लेकिन लिख तो सकते हैं ना, रीडिंग जरूर मारना, है ना। एक तो होता है रीडिंग और एक होता है तैयार करना। तैयार का मतलब हर प्रोग्राम को देख करके फिर हम तैयार करते हैं, वो नहीं, केवल रीडिंग रीडिंग करते हैं ना, बाकी जितना अपन ने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा आप अपना तैयार कर लेना। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 144 144 144 बहुत सुना होगा आपने, इस पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादातर 50 वर्ड में पूछता। 144 में क्या है, कौन ऑर्डर कर सकता है? 144 का ऑर्डर कौन कर सकता है? डीएम, एसडीएम और ईएम, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, तो ये 3 व्यक्ति करते हैं। क्या ऑर्डर करते हैं भाई, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने नहीं करने
या किसी व्यक्ति के प्रबंध में या कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, उसका वैन स्पेशल टाइप से डिस्पोज करने के लिए ऑर्डर करते हैं। क्यों? कि उनको लगता है कि भाई तुरंत उपचार और करना आवश्यक है। तो किस चीज के लिए? कुछ परिस्थितियां दी हुई है कि वो ये सोचता है कि किसी विधि पूर्वक नियोजित व्यक्ति को बाधा, शोभ और क्षतिकारिक मानव जीवन, स्वास्थ्य और स्वयं के खतरे और लोक प्रशांति के विशुद्ध और बलवे या दंगे के निवारण के लिए आवश्यक है, तो वह इन पर्पस के लिए क्या करता है? ऑर्डर करता है। तो कौन करता है? किसको करता है? या तो व्यक्ति को करता है या प्रॉपर्टी के बारे में करता है। और क्यों करता है? उसको ये लगता है विधि पूर्वक नियोजित व्यक्ति को बाधा, शोभ या क्षति, मानव जीवन, स्वास्थ्य या स्वयं के खतरे को, लोक प्रशांति को, विशुद्ध होने को, तीन हो गए, और बलवे और दंगे के निवारण करने के लिए आवश्यक है, तो ये ऑर्डर किया जाता है सेक्शन 114 में। तीन बातें होगी। पहला, कौन करेगा, किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। नहीं, फिर एक बार जो ये ऑर्डर पारित हो गया तो कितने दिन तक एग्जीक्यूशन में रहता है? 2 महीने तक एग्जीक्यूशन में रहता है। फिर 2 महीने बाद में स्टेट गवर्नमेंट उस ऑर्डर को बढ़ा सकती है। कितने दिन? जिस दिन 2 महीने समाप्त हो रहे हैं उससे 6 महीने और बढ़ा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप पीरियड बताओ ना, स्टार्टिंग का जरूर बताना, ये पीरियड स्टार्ट कहां से हो रहा है। अब जैसे आप लिखोगे कि 2 महीने में कब, जिस तारीख को ये ऑर्डर एनफोर्स में आया उससे 2 माह तक प्रवर्तन में रहे। आदेश दिए जाने की तारीख से कितना, आप सीधा 2 माह लिखोगे तो फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। और 6 महीने के लिए कहां से? जिस दिन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर समाप्त हो रहा है उसके पश्चात 6 मार्च। नहीं कि राज्य सरकार, अब देखो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब आप एक देखो कि ये जो ऑर्डर हो रहा था कौन सा, सेक्शन 144 का, उसकी खासियत देखो, किस ग्राउंड पे हो रहा था? पहला कि विधि पूर्वक नियोजित व्यक्ति को क्षति, बाधा, शोभ और शक्ति। फिर एक हो गया। दूसरा, मानव जीवन, स्वास्थ्य, स्वयं और खतरे। फिर तीसरा, लोक शांति और बलवे या दंगे का निवारण। कितने ग्राउंड हो गए? 4। तो 4 ग्राउंड हो गए ना। तो इन 4 ग्राउंडों में जिस दिन ऑर्डर हुआ ना उसके 2 माह तक ये बढ़ता है। ठीक, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? बढ़ा रही। कौन से में? इन सारों में बढ़ा रही है क्या? कौन कौन से में भाई? कौन कौन से ग्राउंड दे रही है? कि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य और स्वयं के खतरे का निवारण। फिर लोक प्रशांति वर्ड दे रखा है। फिर उसके बाद में बलवे और दंगे का निवारण। तो कहने का मतलब इन्हीं ग्राउंडों पर 6 माह और बढ़ सकता है, इन 2 ग्राउंडों पर तो मैक्सिमम कितना रहेगा? 2 माह तक ही रहेगा। नहीं, हाँ,
है ना, कि किस ग्राउंड पे, है ना, 6 माह तक के लिए क्या कर सकता है, बढ़ा सकती है ना। जिस दिन मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के दिन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे पर्वत रहेगा, लेकिन 6 माह से ज्यादा नहीं होगी, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के अभाव में क्या हो गया होता, समाप्त हो गया। यानी मजिस्ट्रेट का जिस दिन आदेश समाप्त हो रहा है उसके 6 महीने से ज्यादा प्रवर्तन में नहीं रहेगी एक बार में। फिर उसके बाद 6 महीने स्टेट गवर्नमेंट और बढ़ा सकती। भाई 2 महीने तो इन चारों ग्राउंडों पे हो सकता, भाई 2 महीने तो इन चारों ग्राउंडों पे हो सकता है, बाकी 100 में और ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं। मजिस्ट्रेट स्व प्रेरणा से व्यक्ति के आवेदन पर क्या कर सकता है, और 4 में जो आदेश दिया गया है उसको राज्य सरकार क्या कर सकती है, जब चाहे तब वापस ले सकती है। फिर 144A आज तक एनफोर्स नहीं हुआ, 144A आज तक एनफोर्स नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है भाई, पहले चीज तो पावर डीएम को है, कुछ ऐसे वो हैं हमारे धार्मिक सेरेमनी जिनमें हथियारों की जरूरत होती है, जैसे दशहरा वगैरह पर हिंदुओं ने पूजा करनी होती है, ताजिया तुजिया का जब वक्त होता है, तब मुहर्रम के समय मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी यूज किया जाता है। तो हर व्यक्ति, तो वो कहता है अब अगर इस चीज को पाउंड कर दे तो फिर वो जो भी रिलीजियस सेरेमनी है वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन्होंने इसको लागू नहीं, कंडीशनल लागू कर सकते थे, लेकिन कि डीएम आवश्यक समझे तो वहां कर सकते थे, क्योंकि हर बार भाई जो रिलीजियस सेरेमनी है वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर उसका फायदा हर व्यक्ति लेते नहीं। और ना तो कमलेश ही तलवार से क्या काटता नहीं, ट्रैक्टर पे रख के, एक है एक जानकार गांव में, वो भी ट्रैक्टर पे रख के तलवार से कर रहा है। दिस इज इलीगल प्रैक्टिस। ये 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध है, और आप ऑनलाइन और कर रहे हो, इस बात का दुनिया को एविडेंस दे रहे हो कि हमारे पास तलवार है। तो कहाँ थे हम, चलो ठीक है, फिर आगे बात समझ में, सेक्शन 144, फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 11145 145। फिर देखो 145 में क्या है कि भाई एक बात बताओ, आपकी जमीन है और मैं उस जमीन में पोजीशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कब्जा करने की कोशिश करो, आप मेरा विरोध करो, तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूँ मेरी है, वो कहता नहीं मेरी है, नहीं। जैसे वो कल परसों एक हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, उस प्रोसीडिंग के अंतर्गत वो जज साहब पूछते हैं कि भाई आपका मकान में क्या राइट है, वो कहता साहब मैं इसी मकान में पैदा हुआ था नहीं, तो कहा आप इस मकान में पैदा हुए थे, इससे आपको राइट मिल गया क्या, ऐसे तो हर व्यक्ति हॉस्पिटल में पैदा होता है कि पैदा होते हॉस्पिटल उसका हो गया, राइट। तो संपत्ति क्या है, विवाद लेकर के आती है, संपत्ति क्या है, विवाद लेकर के आती है, और जिससे पर शांति भंग हो सकती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि सेक्शन 145 का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना, किसी प्रकार का टाइटल और पोजीशन तय नहीं करता ये, इसका उद्देश्य क्या है, परिशांति भंग को निवारण करना, इसका क्या है ऑब्जेक्ट। इस पर्पज के लिए सेक्शन 145 बनाया कि संपत्ति के संबंध में पोजीशन को लेकर, जिसमें भूमि जल सीमाओं को लेकर विवाद विद्यमान है और परिशांति भंग होने की संभावना है, तो लिखित आदेश देगा कि इतनी तारीख को आप निर्दिष्ट तारीख को क्या करें,
अपना अपना पक्ष क्या करें, कोर्ट में पेश करें। फिर इसमें भूमि और जल के अंतर्गत ध्यान रखना, भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसल, भूमि की अन्य उपजे और भूमि के अंतर्गत बाटक और लाभ भी क्या है, शामिल। और जो भी आदेश दिया जाएगा उसकी एक कॉपी विवादित प्रॉपर्टी पर भी लगाई जाएगी। फिर उसके बाद में जो व्यक्ति अपने अपने जवाब लेकर के आता है तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि पिछले 2 महीने में तो किसी व्यक्ति को डिस्पोजिशन नहीं किया गया। अगर ऐसा किया गया है तो पोजीशन उसे दिलाएगा और जिसे डिस्पोजेस किया गया। और विवाद ज्यादा ही है और ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा कि 2 महीने में किसका पोजीशन था, तो फिर वो एक रिसीवर अपॉइंट करेगा और प्रॉपर्टी उसके हैंड ओवर कर देगा और उन्हें कह देगा कि अब सिविल कोर्ट में चले जाओ और अपने मामले को क्या करा लो, डिसाइड करा लो। तो मामला कहाँ से, सिविल कोर्ट से आप डिसाइड करो, सेक्शन 145। बेटा छोटे फॉर्म में पूछ सकता है। अब ये जो पहला पैराग्राफ है ना उसको पूछ सकता है, सेकंड को पूछ सकता है ना कि वो 2 महीने वाला है ना। अब इनको पूरा तो आप लिख नहीं पाओगे ना 10 के 10 पॉइंट, तो जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना फॉर्म में याद कर लो, रीडिंग पूरी मार लो, है ना। जैसे मेन पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीजें देख लो, इन सेक्शनों में उन्हीं चीजों को थोड़ा सा फोकस कर लो और एक बार रीडिंग मार लो। लेकिन अब रीडिंग जो भी करना है कर लो। आपका प्री का पेपर हुए 1 महीना हो गया नहीं विक्रम? विक्रम बता रहा था कि भाई साहब पेपर हो गया 1 महीना हो गया नहीं तो 1 महीना और हो गया। और अब आप देख लो आपका कैलकुलेशन कि 1 महीने में क्या कर लिया आपने। अभी तो लोग तो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। मैंने जबकि समझाया कि भाई एक बात बताओ कि अगर आप महीना 15 दिन पढ़ लो और मान लो फेल हो गए तो ये बता दो कि नुकसान क्या हो जाएगा। कि भाई इतना ज्ञान ले लिया फिर वो कब आप फेल हो गए तो पचेगा नहीं क्या। लेकिन अगर वायदे पे पास हो गए तो, और महीने भर नहीं पढ़े तो कितना बड़ा नुकसान। नहीं। फिर देखिए सेक्शन 147, सेक्शन 147, 147 और 145 एक जैसे हैं। समझना विवाद क्या था, मैं एक समझाता हूँ एक एग्जांपल कि मेरी 25 नंबर कोर्ट में पोस्टिंग थी चोमो, हरमाड़ा थाना मेरे जुडिक्शन में आता था। तो जब मैं आ रहा था तो वहाँ एसएचओ मेरे को बोला कि सर आओ तो चाय पी के निकलना, तो रास्ते में ही था। तो जब मैं कोर्ट से वापस आ रहा था तो मैं एसएचओ के पास बैठ गया, तो एक व्यक्ति एसएचओ के पास आया हुआ था। तो उसने ये बताया कि सर मैंने एक जमीन ले रखी है, कि मैंने एक जमीन ले रखी है, ये मेरी जमीन और ये मेन रोड है और ये मेन रोड से मेरी जमीन का रास्ता है। अब ये जमीन किसी और की है। अब जिसकी ये जमीन है वहां पर क्या है कि कम्युनिटी ये चाहती है कि भाई यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति आकर के नहीं रहे, तो वो परेशान करता है। तो अब जैसे इसको तो उसने पैक करा दिया, बाउंड्री करवा दी, सब कुछ पैक हो गया और ये इसका रास्ता हो गया। अब ये रास्ता ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करता है, सभी यूज करते हैं, लोक मार्ग। लेकिन ये क्या करते हैं कि इस रास्ते में कभी तो मिट्टी डाल के भर देते हैं, कभी पानी भर देते हैं, कभी लकड़ियां डाल जाते हैं। वो का आना जाना दूभर कर रखा। तो फिर वो एसएचओ ने कहा कि यार भाई अगर ये कोई कब्जा कुब्जा करने आते तब तो हम 145 के अंतर्गत कार्रवाई कर देते, लेकिन वो जमीन में तो घुस ही नहीं रहे। भाई ये लोग जमीन में तो क्या है, घुस ही नहीं रहे।
क्या कर रहे हैं? ये तो रास्ते को लेकर के विवाद कर, तो ऐसा जहां किसी राइट को उपभोग करने का राइट है, पोजीशन का विवाद नहीं है, किसको है विवाद? किसका है? उपयोग करने का। जैसे मान लो कुआ है, सार्वजनिक कुआ है, आप पानी भरने जा रहे हो और आपको नहीं भरने दें, तो उस कुएं की जमीन को लेकर कोई पोजीशन नहीं है, क्या है? उसके पानी के उपभोग का राइट। तो जहां उपभोग का राइट है, उपयोग का राइट है, उस राइट में कोई बाधा डालते हैं तो प्रोसीडिंग कहां की जाती है? 147। तो बेटा ये सबको थोड़ी हो रहा है। इस रास्ते में दो ही आदमी जा सकते थे, एक तो ये खेत वाला और एक ये खेत वाला। औरों को क्या मतलब इस रास्ते से? आगे बात समझ। तो फिर कहां पर रास्ता तो है ही, आगे बात समझ में, रास्ता तो है ही, कहां दिक्कत? इसलिए प्रोसीजर कहां होती है? 147। वहां पोजीशन को लेकर के है या उपभोग या उपयोग करने के अधिकार को लेकर के। अब तक 56 का प्रोविजन कहां दे रखा है? 149, यानी पुलिस की निवारक शक्ति कि पुलिस एनकाउंटर कहां कर सकती है? 149 में कि किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए आवश्यक पूरे सामर्थ्य के साथ में काम कर सकता है। कहां पर? 149 में। 150 में अगर किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता चलता है कि इस प्रकार का अपराध किया जाएगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन या तो एसएचओ को या फिर संबंधित अधिकारी को क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा। फिर 152 में प्राइवेट प्रॉपर्टी को रोकने के लिए आदेश दिया जाता है। क्षति निवारण करने से रोकने के लिए आदेश कहां दिया जाता है? 152। 153 में, 153, 154, छोड़िए 153 को जो निरीक्षण करने का राइट था पहले किसके पास था? एसएचओ के पास था, और नई बीएनएसएस में इसको हटा दिया है कि भाई जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी था वो कहीं पर भी जाकर के बाट माप इनको सबको क्या कर सकता था? चेक कर सकता था। लेकिन कौन कर सकता था? एसएचओ। एसएचओ का मतलब एसएचओ नहीं, जिसके भी पास एसएचओ के पावर है वो व्यक्ति जाकर के बाट माप को इनको क्या कर सकता था? निरीक्षण कर सकता था, और अगर खोटे पाए जाते हैं तो उन्हें सीज कर सकता था, अभिग्रहित कर सकता। ठीक। अब ये तो हो गई हमारी मोटी मोटी सीआरपीसी, और बढ़िया वाली सीआरपीसी 154 से शुरू होती है। सीखने और समझने लायक जो सीआरपीसी है वो कहां से स्टार्ट होती है? 154 से शुरू। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कहां से शुरू होती है? एफआईआर से शुरू होती है। तो जो मेन प्रोसीजर है, अब तक तो हम प्रोविजंस पढ़ रहे थे, प्रोसीजर हम 154 से पढ़े। मंडे से हम इसको करेंगे। कल हम जो हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन आज आगे बात समझ में कि इसके जो भी मोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। भाई ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो 125 से भरण पोषण वाले मामले से, बाकी छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन क्या डिस्कस करते हैं कल।